आज ये जो हमने सिलेबस रेफरेंस पढ़ना है ना, जिस बंदे ने ये पहले सिलेबस कहीं पे बनाया होगा या कुछ भी था ना, इसके अंदर मसला है। ये आज आपको जो मैं चीज पढ़ाऊंगा ये गलत पढ़ाऊंगा, क्योंकि वो चीज ही गलत दी थी। अच्छा, ये जो सिलेबस रेफरेंस है ये था प्रिंसिपल्स ऑफ गुड कारपोरेट गवर्नेंस। क्योंकि हमने ये अब जो पोर्शन है 1 और 2 सिलेबस रेफरेंस जो है ये कारपोरेट गवर्नेंस के एंड पे, ठीक है। तो वो कारपोरेट गवर्नेंस की जब हम बात करते हैं तो वो तो एक साइड पे बिल्कुल अलग है। और ये जो है ना, ये जिस बंदे ने पहले सिलेबस में वो चीज कवर की है, उसने ये गुड गवर्नेंस के पॉइंट्स जो थे वो ऐड किए। और वो गुड गवर्नेंस के अंदर उसने यूरोप का एक मॉडल उठा के ना वो डाल दिया कि एक कंट्री के अंदर गुड गवर्नेंस है वो गवर्नमेंट से रेलेवेंट। ये उसने सारे उसके प्रिंसिपल्स डाले हैं, वो जितने उसने नाम लिए हैं ना, ये आप वो अपनी आउटलाइन देखें उसके अंदर ये इसने नाम लिखे हुए ये वाले। इनमें से कई चीजों का कारपोरेट गवर्नेंस से दूर दूर तक लेना देना नहीं है। तो वो एज ए टीचर मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि आपको ये बता दूं कि ये आप पढ़ेंगे ये किस कंसर्न के अंदर पढ़ेंगे। और मैं वो आपको सबूत भी दिखा सकता हूँ कि वो जो आर्टिकल जहां से इसने ये चीजें कॉपी पेस्ट मारी नहीं है वो क्या है। तो ये गलत ही है, आपने इसको यूं ही पढ़ना है। और हर दफा इसका पेपर के अंदर क्वेश्चन भी आ रहा है, तो जो भी है अब आपने उसको उसी कंसर्न के अंदर करना है। बट ये गलत है, ये आपके स्कोप में नहीं आता। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ठीक हो गया, तो ये जरूरी था आपके लिए बताना। नंबर 1, गुड गवर्नेंस। तो सबसे पहले हमें ये तो पता होना कि गवर्नेंस असल में होती है। अच्छा, गवर्नेंस बेसिकली क्या है कि ये जो जिसको आप बोलते हैं ना डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, नंबर 1। अब आप बात करें कि आप डिसीजन मेकिंग कर रहे हो, देन जो आप डिसीजन पिक करते हैं, आपका जो भी डिसीजन है और जो डिसीजन लेना होता है उसमें आपके पास अल्टरनेटिव चॉइसेस भी होती हैं। तो कहता है आप डिसीजन मेकिंग करें, देन जो डिसीजन लिया उसको इंप्लीमेंट करना। ये क्या है गवर्नेंस। अच्छा, बट यहां पे थोड़ी सी एक चीज जो कि कंफ्यूजन क्रिएट करती है, ये जरूरी नहीं होता कि जो डिसीजन आपने लिया क्या वो प्रॉपरली इंप्लीमेंट हुआ। करना है, बट वो कहता है डिसीजन ले लिया पर उसको इंप्लीमेंट ना किया, तो वो बेशक इंप्लीमेंट हुआ हो या ना इंप्लीमेंट हुआ हो। साथ अब पहले ये करा लूं मैं, फिर आपको इसके बाद में इसका आंसर देता हूं। अच्छा, तो वो चीज क्या कहलाएगी, गवर्नेंस। अच्छा, ये जो गवर्नेंस है ये हम कई जगहों पे यूज करते हैं टर्म, कई कॉन्टेक्स्ट के अंदर, कई फील्ड्स के अंदर यूज की जाती है। जैसे अभी हमने बात की, क्योंकि हम तो ये बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, तो इसका मतलब है कारपोरेट गवर्नेंस, इंटरनेशनल गवर्नेंस। अच्छा, कारपोरेट गवर्नेंस की तरफ तो हमने आना ही आना ना। अब ये जो इंटरनेशनल गवर्नेंस है ये क्या, जिस तरह अगर ट्रेड की बात करें तो WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, यूनाइटेड नेशंस, या बाकी जिस तरह यूरोपियन यूनियन है, उसकी बात करें तो वो क्या है, इंटरनेशनल गवर्नेंस। उसके बाद नेशनल गवर्नेंस या लोकल गवर्नेंस, क्योंकि एक
सेंट्रल बॉडी, उसके बाद लोकल बॉडी आपके पास, वो दोनों आते हैं। अब हम आते हैं कॉर्पोरेट गवर्नेंस की तरफ। कॉर्पोरेट गवर्नेंस बेसिकली क्या है कि कंपनीज मैनेज एंड कंट्रोल किस मैनर के अंदर हो रही, कंपनीज मैनेज एंड कंट्रोल किस तरह से हो रही। तो इसका मतलब ये है कि इसको मैनेज एंड कंट्रोल करने के लिए कॉर्पोरेट गवर्नेंस आपको एक सेट ऑफ रूल्स, प्रैक्टिसेस या वो प्रोसेसेस प्रोवाइड करेगा जिसके थ्रू आप किसी भी कंपनी को डायरेक्ट और कंट्रोल, वही मैनेज एंड कंट्रोल कर रहे हैं। अच्छा, मेन यहाँ पे अगर हम ऑब्जेक्टिव की बात करें कॉर्पोरेट गवर्नेंस का क्या होता है या इसका स्कोप कहाँ क्या है, वो ये है कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस ने बेसिकली बैलेंस क्रिएट करना होता है ऑर्गेनाइजेशन का विद देयर स्टेक होल्डर्स। यानी कि जो ऑर्गेनाइजेशन है वो किस तरह से जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर रही है कि नहीं कर रही। तो ये बैलेंस क्रिएट करना इन दोनों पार्टीज में, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी, और नंबर 2 उसके स्टेक होल्डर्स। तो इसका मतलब यह है कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस आपको क्या कर रही होती है, एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड कर रही है ताकि इसको फॉलो करके जो कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स हैं आप उनको अचीव कर सकें। हर कंट्री में, तकरीबन दुनिया के हर कंट्री की अपनी अपनी कॉर्पोरेट गवर्नेंस कोड है जिसके तहत कंपनीज को गवर्न एंड कंट्रोल किया जाता है। वहां पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अगर आपने इलेक्ट करने हैं तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कैसे इलेक्ट होंगे, उनका इलेक्शन कैसे कंडक्ट होगा वो। उसके बाद नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अपॉइंट करना है, उसकी अपॉइंटमेंट क्या होगी, उसके कौन कौन से पॉइंट्स हैं वो आपको फॉलो करके तो वो करना होगा। फिर जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनका क्या इंटरेस्ट है, उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कैसे करें, ये सारी चीजें किसके अंदर आ रही होंगी, कॉर्पोरेट गवर्नेंस कोड के अंदर आ रही। अब बात ये है, ये हम बात करें ना कॉर्पोरेट गवर्नेंस की, पहले नहीं इतना दुनिया के अंदर ये कॉन्सेप्ट होता था। असल में कुछ ऐसे केसेस अराइज हुए, SECP, सिक्योरिटीज एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान, कुछ ऐसे पूरी दुनिया में केसेस हुए, फ्रॉड्स हुए, बाकी सारा कुछ हुआ जिसकी वजह से ये जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस थी इसका रोल ज्यादा हुआ। और जितनी भी हर कंट्री के अंदर जो बॉडीज हैं जो कि वहां पे कंपनी से रेलेवेंट रूल्स रेगुलेशन बनाती हैं, उनको फॉलो करवाती हैं, इम्प्लीमेंट करवा रही होती हैं, उन्होंने ये जरूरी समझा कि ये जो फ्रॉड्स हुए या बाकी ऐसे केसेस अराइज हुए जिसकी वजह से जो स्टेक होल्डर्स थे उनका इंटरेस्ट प्रोटेक्ट ना हो सका, तो उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड की जाए। इसमें दो बड़े बड़े मशहूर केसेस, एक था वो बड़ी मशहूर है कैडबरी रिपोर्ट, कॉर्पोरेट गवर्नेंस के अंदर ना कैडबरी, वो कैडबरी की डेयरी मिल्क नहीं है, ये कैडबरी की एक रिपोर्ट है, बोर्ड बना था उसके नाम है। एनरॉन एक कंपनी थी दुनिया की, बड़ी टॉप की कंपनी, वहां पे जो ऑडिटर्स थे उन्होंने कंपनी की टॉप मैनेजमेंट के साथ मिल के किस तरह से फ्रॉडलेंट रिपोर्टिंग वो करके सारा कुछ तो कंपनी को बहुत लॉस पहुंचाया। दूसरा एक और केस हुआ, वो केस क्या था ये शायद मैंने मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी के अंदर भी आप लोगों को स्टोरी सुनाई हो, भारत जो नए भी हैं उन्हें सुन लें। एक कंपनी थी, उसका जो फाइनेंस मैनेजर था
वो कंपनी छोड़ के चला गया। खैर, उनमें से दो डायरेक्टर्स थे उस कंपनी के, उन्होंने एक मैनेजर का नाम दिया कि जी इनको आप जो है ना वो अपना फाइनेंस मैनेजर के तौर पे कैरी कर। देन वो ये सारा कुछ हो गया, उसकी अपॉइंटमेंट हो गई। अच्छा, वो जो दो लोग थे उनको ये नहीं पता था इसके साथ कुछ इश्यूज है। वो इश्यूज ये थी कि ये गैम्बलर था, और दो तरह की गैम्बलिंग इसको बहुत पसंद थी। नंबर वन, हॉर्स पे, हॉर्स रेस जो होती है। और नंबर टू, ये शेयर्स परचेज करता था। इसने बड़ा लॉस भी उसमें बर्दाश्त किया होता है पीछे सारा कुछ। 12 हो गया। अब पहले 1-2 महीने ये सही तरह काम करता रहा, लोगों को अपने ट्रस्ट में लिया, अकाउंट अपना फाइनेंस डिपार्टमेंट को पूरा ट्रस्ट ले लिया। जब ट्रस्ट गेन कर लिया, देन ये क्या करता था, जो कंपनी का कैश होता था, अब कैश इनफ्लो हो रहा है, सेल्स वगैरह हो रही है, सारा कुछ हो रहा है, पैसा आ रहा है, ये उसको डेली बैंक के अंदर डिपॉजिट नहीं कराता था, ये 1-2 दिन के बाद कराता था। तो वो कैश जाता कहाँ था, ये कैश ले जाता था कंपनी का, उस पर हॉर्स रेस खेलता था, शेयर परचेज करता था, या बेटिंग जो थी वो करता था। तो अल्टीमेटली ना फिर वहां से कई दफा लॉस होता था, तो फिर 2-3 दिन कैश नहीं कराता होता था डिपॉजिट। उसके बाद होता गया, फिर जीतता भी था, कुछ हुआ। अच्छा, हुआ क्या, उस साल कोई अल्लाह की तरफ से शायद इसकी लक ज्यादा चल गई। अच्छा, शेयर्स पे भी बड़ा प्रॉफिट इसने अर्न किया, स्टॉक, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज अच्छी जा रही, इसको रिटर्न्स भी अच्छे मिल गए, हॉर्स की भी बड़ी 2-3 रेसें अच्छी जीत गया। अच्छा, इसने पहला पैसा जो था ना वो सारे का सारा खुद नहीं खाया, इसने वो कंपनी में डाल दिया। अच्छा, अब पहली एनुअल, जब इसके जाने के बाद जो फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग हुई, उसमें जब फिर अनाउंस किया गया डिविडेंड और सारा कुछ, हो इतना लोगों को समझ ना आए, और शेयर होल्डर ये परेशान थे, वो कहते हैं यार इतना तो इन्वेस्टमेंट नहीं थी जितना रिटर्न है, और छलांगे मारे। वो डायरेक्टर दो बड़े खुश, जी देखे हमने कैसा बंदा ला के दिया फाइनेंस का, कंपनी कितनी प्रॉफिटेबल होगी। खैर, गुजर गया जी साल, इसको प्रमो उन्होंने सारा कुछ रिवॉर्ड सारा कुछ दे, हो गया। देन अब वो चोर था ना, बाज नहीं आ सकता था। उसने कहा यार ये कब तक मैं छोटी मोटी चोरियां करूं और दूसरों के लिए नौकरियां करूं, बड़ा कोई कदम नहीं। स्टॉक एक्सचेंज अच्छी ऊपर जा रही थी, इसने ना अपने ब्रोकर दोस्त को कहा, जनाब कंपनी का सारा कैश, कंपनी की जो प्रॉपर्टी थी और जो इसके पास थे चीजें, डॉक्यूमेंट्स, बाकी सारा कुछ, इसने सब कुछ ब्रोकर को दिया, और कहा जी दोस्त को शेयर परचेज कर। अब वो जैसे बाकी चोर करते हैं, इसने भी इंजॉयमेंट रात रखी अपनी, कई पार्टी शार्टी दोस्त बुला ली, पार्टी करके जनाब सो गया रात। सुबह फोन की रिंग बजी, पता चला, दोस्त की कॉल आई कि न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज क्रैश कर दी। लो, पैसा तो गया, कंपनी को ताला लग गया, बैंकरप्ट होगी कंपनी। समझ नहीं आ रहा, कल तक सब ऑल इज वेल था, शाम पे पेमेंट करने के लिए किसी सप्लायर को, बाकी सारा है ही नहीं था, पैसा ही नहीं था, मुझे खत्म हो गई सारी चीज। तो इसका मतलब ये है कि वो उतने घंटे के अंदर इतनी करोड़ों की अरबों की कंपनी उसने डबो डाली। अच्छा, उस टाइम पे फिर पकड़ा गया, कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर केस चला, शेयर होल्डर स्ट्राइक्स पे आ गए, रोडों पे फिरे गवर्नमेंट उसके खिलाफ। जब कोर्ट में केस गया है ये, अब कोर्ट में जब केस गया, मसला ये था उससे रेलेवेंट तो कोई रूल्स रेगुलेशन ही एग्जिस्ट नहीं करते थे। कैसे, तो जनाब बात ये हुई एट द एंड, उसने अरबों खरबों रुपया वो कंपनी का डबो दिया, और उसको पता है टोटल कितना फाइन हुआ, $2000।
ये भी कॉर्पोरेट गवर्नेंस की सबसे बड़ी फेलियर थी, क्योंकि उससे पहले कंपनी के रूल्स रेगुलेशन वो ये एग्जिस्ट ही नहीं करते थे। उस टाइम के ऊपर फिर ये इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स का कॉन्सेप्ट नहीं था। उस टाइम पे ये नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स का कॉन्सेप्ट नहीं था। फिर ये कॉर्पोरेट गवर्नेंस ने बताया भाई कंपनी को मैनेज और कंट्रोल कैसे किया जाता है। शेयर होल्डर अगर डायरेक्टर में कन्वर्ट होगा तो कैसे होगा, इलेक्शन कैसे कंडक्ट होगा, जितने स्टेक होल्डर्स हैं उनके राइट है, उनका क्या क्या इंटरेस्ट है, उसको प्रोटेक्ट आप कैसे करेंगे, सारे का सारा। फिर ये चीज है, और फिर इसी ने बेसिस प्रोवाइड की वो ऑडिट के अंदर इंटरनल कंट्रोल, चेक एंड बैलेंस। ये यहाँ पे वो लिखा है, ये अब जो है ना पूरा किस तरह से वो अफेक्ट हो रही है, इफेक्टिव कैसे होती है। इसका मतलब है बिजनेस और स्टेक होल्डर्स के दरमियान ब्रीच क्या है, वो कॉर्पोरेट गवर्नेंस, ये समझ। क्यों? दो तीन रीजन। नंबर वन, सबसे पहले देखिए, सबसे पहली मेन चीज है ये, यहाँ पे आप दो तीन कॉन्सेप्ट समझे। वो कॉन्सेप्ट इसलिए जरूरी है क्योंकि उसके बगैर फिर आपको ये टर्म जो मैं बोलूंगा वो समझ नहीं आएगी वरना। क्योंकि असल में ये जो कंपनी और इसके स्टेक होल्डर्स है ना, इसमें रिलेशनशिप जो है ये एजेंसी रिलेशनशिप है। एजेंसी रिलेशनशिप क्या होता है? अ रिलेशनशिप बिटवीन प्रिंसिपल एंड एजेंट। क्योंकि शेयर होल्डर्स तो नहीं कंपनी चला रहे ना, वो तो कोई भी कॉमन लेमैन हो, मेरे जैसा आपके जैसा कोई बंदा जिसको शायद बिजनेस की बिल्कुल ना हो। तो ये अपने बिहाफ पे कंपनी को ऑपरेट एंड कंट्रोल करने के लिए एक्सपीरियंस लोग हायर करते हैं, जिनको हम डायरेक्टर्स बोलते हैं। अच्छा, अब इस केस में प्रिंसिपल और एजेंट रिलेशनशिप क्या है? प्रिंसिपल कौन है? शेयर होल्डर्स। और एजेंट कौन है? उनके बिहाफ पे कंपनी कौन देख रहा है? डायरेक्टर्स। अब डायरेक्टर्स तो डायरेक्टर्स हैं, चौधरी लोग हैं, सारा काम वो खुद तो नहीं करेंगे, और डेली एक्टिविटीज में तो बिल्कुल नहीं करेंगे। तो ये फिर आगे ऑपरेटिंग एक्टिविटीज परफॉर्म करने के लिए ये किसको हायर करते हैं? डायरेक्टर, मैनेजर्स। अब इन दोनों में प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप क्या? डायरेक्टर्स प्रिंसिपल और मैनेजर जो है एजेंट्स। अब मैनेजर ने लुक आफ्टर बाकी फंक्शंस वो तो फुलफिल करने हैं, बट वो डायरेक्टली ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट नहीं हो सकता, उसके लिए आपको ऑपरेशंस के लोग चाहिए। तो वो फिर किसको हायर करते हैं? एम्प्लॉयज को। तो मसला यहाँ पे ये है कि ये जो एजेंसी है इसमें फिर रेज होता है कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। और ये जब कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आएगा तो फिर इसकी वजह से एजेंसी कॉस्ट इनकर होगी। अब एजेंसी कॉस्ट का मतलब क्या है? यही बेसिकली जो आपके ना प्रिंसिपल और एजेंट के दरमियान कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट रेज हो रहा है, तो उसके अगेंस्ट में जो लॉस होगा, जो भी कल को आउटकम निकलेगा या ये, तो उसका इम्पैक्ट क्या होने वाला है, वो कॉस्ट जो बियर करनी पड़ेगी वो क्या? एजेंसी कॉस्ट। तो यहां पे वो ये कहता है, जिस तरह अब हम बात करते हैं शेयर होल्डर्स होते हैं, ये बेसिकली कंपनी के लिए तो फाइनेंस प्रोवाइडर्स जो कि इन्वेस्ट कर रहे होते हैं उस कंपनी के अंदर। इनका इंटरेस्ट क्या होता है? सबसे पहले नंबर वन, कि जो पैसा इन्होंने बिजनेस में लाया वो प्रोटेक्ट रहे। अब ये जो मैंने आपको अभी केस सुनाया, इसके अंदर क्या ये हुआ था? नहीं हुआ था, क्योंकि वो जो ओनर का पैसा था वो तो वो बंदा उड़ा गया ना गैम्बलिंग में। नंबर टू, उस पे फेयर रिटर्न मिलता है।
डिविडेंड, शेयर पे तो डिविडेंड मिलेगा ना। अब कंपनी क्या चाह रही होती है, प्रॉफिट अर्न करना, शेयर होल्डर चाह रहा होता है उसकी वेल्थ मैक्सिमाइज। कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट तो आ गया। शेयर होल्डर चाह रहे होते हैं हमें डिविडेंड मिले, ऑर्गेनाइजेशन चाह रही होती है हम एक्सपेंशन करें, उसके लिए वो रिटेन अर्निंग कर लेते हैं, डिविडेंड नहीं देते। कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ गया। तो इसको बैलेंस कैसे करना है कि ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स भी पूरे हों और जो शेयर होल्डर्स चाह रहे हैं वो भी फुलफिल हो। ये फिर कारपोरेट गवर्नेंस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस आप कहां पे देती है, वो बताती है ये जो हम कंपनी के केस में साथ लगा देते हैं ना, सेपरेट लीगल एंटिटी का कॉन्सेप्ट। तो ये आपको कारपोरेट गवर्नेंस से भी पता चलता है कि जो ओनरशिप है बिजनेस की, वो और जो उसकी मैनेजमेंट है, ये दो अलग चीज है, इसमें डिस्टिंक्शन है। और कंपनी के केस में जो जिनके पास शेयर है जरूरी नहीं वो मैनेजमेंट में। फिर इसी ने बताया ओनर और मैनेजर के अंदर फर्क क्या होता है। फिर जो बोर्ड सिलेक्ट हुआ है, बोर्ड की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बोर्ड का क्या स्टेक है बिजनेस के अंदर, वो किस तरह से बिजनेस के अंदर वैल्यू एडिशन कर सकते हैं। फिर कहते हैं ये जो आजकल की मार्केट ओरिएंटेड इकोनॉमी है, इसके अंदर ज्यादा इशू रेज हुए, इसी वजह से कारपोरेट गवर्नेंस की फील्ड इतनी आगे तक गई। फिर इसी ने बताया कारपोरेट गवर्नेंस ने कि भाई जितने भी प्रोसेसेस हैं, बाकी सारी चीजें ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए। फिर ये कहता है जितने भी बिजनेस के शेयर होल्डर्स हैं, वो चाहे मेजॉरिटी शेयर होल्डर हो या मिनॉरिटी शेयर होल्डर्स हो, मेजॉरिटी वो जिनके पास कंपनी के ज्यादा शेयर है, मिनॉरिटी जिनके पास फ्यू फ्यू नंबर ऑफ शेयर होता है, असल में दोनों के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना है। फिर इसका मतलब ये है कि आप शेयर होल्डर्स के राइट को प्रोटेक्ट कैसे कर रहे हैं। तो ये वो चीजें हैं जिसने कारपोरेट गवर्नेंस की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस इंक्रीज भी की। अब यहां पे आते हैं गुड गवर्नेंस। अच्छा, अब मैं फिर कह रहा हूं क्योंकि इसमें से वो क्वेश्चन यूं भी दे सकता है, व्हाट आर द मेन प्रिंसिपल ऑफ गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस, वो कुछ और है क्वेश्चन, याद रखिएगा। ये जो है प्रिंसिपल्स ऑफ गुड गवर्नेंस बोले या आपके केस में वो ये ले रहा है कि 12 मेजर करेक्टरिस्टिक्स होते हैं गुड गवर्नेंस। अच्छा, अब ये गुड गवर्नेंस की डेफिनेशन, प्रिंसिपल्स नीचे हैं। गुड गवर्नेंस की डेफिनेशन ये है, कहता है गुड गवर्नेंस का मतलब ये है कि कोई भी ऐसी चीज कि जिसके अंदर ये 12 करेक्टरिस्टिक्स पाए जाएंगे, हम कहेंगे गुड गवर्नेंस।
जिस भी प्रोसेस के जो भी, और वो कौन से, पार्टिसिपेशन, रिप्रेजेंटेशन एंड फेयर कंडक्ट ऑफ इलेक्शन, रिस्पॉन्सिवनेस हो, एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस नजर आए चीजों में, ओपननेस एंड ट्रांसपेरेंसी हो, रूल ऑफ लॉ हो प्रॉपर, एथिकल कंडक्ट, competence and capacity, innovation and openness to change, sustainability and long-term orientation, sound financial management, human right, culture diversity, social cohesion, accountability. बेसिकली ये वो करेक्टरिस्टिक है, वो चीजें जिसकी वजह से अल्टीमेटली करप्शन को कम किया जा सके, फ्रॉड को कम किया जा सके। अब फर्क क्या है कि अगर मैं कॉर्पोरेट गवर्नेंस के हिसाब से बात कर रहा होता तो यहाँ पे करप्शन का वर्ड ना आ रहा होता, मैं फ्रॉड यूज कर रहा होता कि कंपनी के केस में जो फ्रॉड हो रही। तो पहली बात कि वो फ्रॉड कैसे कम हो गया। नंबर टू, जो मिनॉरिटी शेयर होल्डर है उनकी वॉइस को प्रोटेक्शन कैसे प्रोवाइड की जाएगी, क्या उनकी भी बात सुनी जाएगी जब कंपनी कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन मेकिंग कर रही है। क्योंकि जो शेयर होल्डर्स के पास एक शेयर होता है ना, उस एक शेयर के अगेंस्ट एक वोटिंग राइट होता है। एनुअल जनरल मीटिंग में जारी बात है मेजोरिटी वाले जो हैं वो अगर एक साथ हो गए तो उनके पास ज्यादा नंबर ऑफ शेयर्स हैं, और वो अगर मोर देन 50 है तो ये पक्की बात है डिसीजन तो वही होगा। जी जनाब, अब यहाँ तक पहले आप क्वेश्चन पूछे, किसी का कुछ क्वेश्चन। कोई चीज अगर क्लियर नहीं है तो पूछ सकते हैं। ठीक, आगे चलते। कहता है कि व्हाई इज गुड गवर्नेंस इंपॉर्टेंट, क्यों है। नंबर वन, अभी हमने कहा कि जी बेसिकली कारपोरेट गवर्नेंस ने जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना है, ब्रिज का काम करना है बिटवीन ऑर्गेनाइजेशन एंड स्टेक शेयर होल्डर्स या स्टेक होल्डर्स। तो इसका मतलब ये है कि टू प्रिजर्व एंड स्ट्रेंथन स्टेक होल्डर कॉन्फिडेंस। अब बात कैसे देखें, जो कंपनीज आज की डेट के अंदर कारपोरेट गवर्नेंस कोड फॉलो करती है ना, अच्छा पाकिस्तान में जितनी भी पब्लिक और प्राइवेट कंपनी जो कि स्टॉक एक्सचेंज के अंदर लिस्टेड है ना, उनके लिए लिस्टिंग के लिए मस्ट है कि वो कारपोरेट गवर्नेंस कोड को फॉलो करा रही हो, कंपनी के अंदर इम्प्लीमेंट हुई हो बड़ी, उससे कंप्लाइंस नेसेसरी है। अगर नहीं करती हैं तो उनको डी लिस्ट कर दिया जाता है स्टॉक एक्सचेंज से। हाँ, वो जाके वेबसाइट के ऊपर देखे ना पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की, कितनी कंपनी है जिनको डी लिस्ट किया हुआ है, इसी की वजह से, माल प्रैक्टिस की वजह से। ये क्यों जरूरी है, आप देखें जो कंपनी कारपोरेट गवर्नेंस बोर्ड फॉलो कर रही होती है ना, उसके बोर्ड में फॉर एग्जांपल वो ये कहती है, एक बोर्ड का एक एलिमेंट ये कि जी बोर्ड में जो डिपेंडेंट
डायरेक्टर्स हैं उसके साथ साथ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स, यानी कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स और नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, कहता है बोर्ड उसका कम्बिनेशन होना चाहिए। क्योंकि नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जब आ गए तो इसका मतलब ये फिर वहां पे फ्रॉड के चांसेस नहीं होने वाले, बहुत ही कम हो जाएंगे, क्योंकि वो उस बंदे का कंपनी के साथ किसी किस्म का कोई रिलेशनशिप है ही नहीं, वो पब्लिक अथॉरिटीज या शेयर होल्डर्स या लॉ की किसी की रिक्वेस्ट के ऊपर आए, वो इंडिपेंडेंटली इंडिपेंडेंट है, उनका कंपनी कोई लिंक नहीं। तो वहां पे ना शेयर होल्डर्स को कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाता है, अच्छा मैं इस कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करता हूँ, वो डूबेगा नहीं। अगर उस कंपनी में भी नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होते तो वो क्या, ये जो गैम्बलर था, ये जो कैश में रद्दोबदल करता था और बाकी सारा कुछ करता था, क्या वो ये चीज होने देते? वो कभी भी ना होता। तो अल्टीमेटली जब, क्योंकि जो भी कंपनी ये फॉलो कर रही होगी ना कोड और कंप्लाइंस और वो सारा कुछ, वो अपनी एनुअल जनरल रिपोर्ट के अंदर हर चीज मेंशन भी कर रही होगी, बताएगी बताना। तो वो कंपनी, उसका सोशल इम्पैक्ट बहुत ज्यादा है, उसकी गुडविल ज्यादा होगी। तो शेयर होल्डर्स तो आगे ही ऐसी कंपनी ढूंढ रहे होंगे या इन्वेस्टर ढूंढ रहा होगा कि मैं किस कंपनी के अंदर पैसा लगाऊं ताकि वो मेरा जो पैसा है वो डूबे ना। नंबर टू, टू प्रोवाइड द फाउंडेशन फॉर अ हाई परफॉर्मेंस ऑर्गेनाइजेशन। यस, क्योंकि अभी हमने बात की कि कंपनी ने मैनेज एंड कंट्रोल किस मैनर के अंदर होना है। तो जब ये सारे गाइडलाइन प्रिंसिपल जो हैं वो आपको कारपोरेट गवर्नेंस कोड प्रोवाइड कर देगी, कारपोरेट गवर्नेंस आपको बता देती है किस तरह से, किस तरह से जो ऑब्जेक्टिव आप सेट कर रहे हैं उनको अचीव कैसे करना है, इनपुट कितना है, आउटपुट कितना देंगे आपको ऑर्गेनाइजेशन से, हर जो डिपार्टमेंट है या ऑर्गेनाइजेशन का जितने भी फंक्शंस हैं वो किस तरह से आपको सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये कब होगा हाई परफॉर्मेंस ऑर्गेनाइजेशन, कब, जब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपना रोल प्ले करेंगे कि वो गवर्नेंस प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट करें खुद भी, उसको इम्प्लीमेंट भी करें ऑर्गेनाइजेशन के अंदर और प्रॉपरली मॉनिटर भी करें, और ऑर्गेनाइजेशन की जो परफॉर्मेंस है उसकी कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग होती रहे, आपने क्या अचीव किया, क्या फेलियर्स क्या आए, ये सारी चीजें पता चले। तो इसका मतलब है जो गुड गवर्नर प्रैक्टिसेस हैं वो मैनेजमेंट और साथ साथ स्टाफ दोनों को सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं कि वो किस तरह से जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं उसको कैसे अडॉप्ट करके अपना बेस्ट दे सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है, यू इंश्योर the organization is well placed to respond to changing external environment. Yes, देखें, मॉडर्न बिजनेस वर्ल्ड में अब डेली चेंज है बिजनेस एनवायरनमेंट, इसको हम बोलते हैं अब कांस्टेंट चेंज इनकर होती है, उसकी पेस कांस्टेंट है, ये नहीं है कभी ज्यादा होती है कभी कम होती है, वो कहते हैं कांस्टेंट है। कंपनीज को ज्यादा इंफॉर्मेशन रिक्वायर है फॉर द पर्पज ऑफ डिसीजन मेकिंग, कंपनीज के सर्वाइवल पहले से ज्यादा मुश्किल हो गए, कंपनीज के विजन मिशन में चेंजिंग आ गई, तो कंपनीज बेसिकली अब इमर्जिंग ट्रेंड्स को फॉलो करती है, जैसे ट्रेंड चेंज होता है अपने आप को इमर्ज कर लेती है। तो जाहिर बात है जब आप ये चीजें कर रहे होते हैं, कारपोरेट गवर्नेंस प्रैक्टिसेस आपने अडॉप्ट की नहीं है, तो वो कहता है आप ज्यादा बेटर मैनर के अंदर जो इन्वायरमेंटल चेंज आती है, बिजनेस इन्वायरमेंट चेंज आती है, कहता है ऑर्गेनाइजेशन बड़ी अच्छी तरह से उसको रिस्पॉन्ड कर सकती है।
बट इसमें फिर वही बात है, जो कंपनी की जो लीडरशिप है, यानी कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की इसमें लीडरशिप होगी, उसका बड़ा मेन रोल है कि लीडरशिप क्या रोल प्ले कर रही है इसके, क्योंकि अगर लीडरशिप चाहती है कि वो कंट्रोल हो और अपना बेस्ट देगी लीडरशिप, तो फिर नीचे स्टाफ भी और बाकी सारी चीजें वो फॉलो करेंगे, इम्प्लीमेंट होंगी प्रॉपर। और ये जो चेंज का प्रोसेस है, ये एक रात में नहीं हो जाता है, इसमें बहुत सारा टाइम रिक्वायर होता है। खास कंपनीज तो पूरे पूरे उनके ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर चेंज हो जाते हैं। तो ड्यूटीज, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ये बहुत सारी चीजें चेंज हो। बट अगर बात फिर हुई है गुड प्रैक्टिसेस आपने अडॉप्ट की नहीं है, तो फिर आपके लिए चैलेंज नहीं है, फिर आप इस चेंज को, बाकी सारी चीजों को बड़ी अच्छी तरह से परफॉर्म कर सकते हैं। जी जनाब, पूछें, यहाँ तक कोई क्वेश्चन, किसी का कोई चीज क्लियर ना हो तो पूछ लें।